नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो विपक्ष का वार है, सरकार कैसे करेगी पलटवार। दरअसल मामला हरियाणा में विकास का हो या फिर कानून व्यवस्था का, विपक्ष कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकने देता जिससे सरकार की किरकिरी हो। एक और जहां विधायकों को धमकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे लेकर हरियाणा कांग्रेस अपनी पार्टी के करीब 2 दर्जन विधायकों के साथ राजभवन पहुंची और राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। तो वहीं एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश की है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मामला हरियाणा में विकास का हो या कानून व्यवस्था का, विपक्ष ऐसे मुद्दों पर सरकार को घेरता रहता है। एक और जहां विधायकों को धमकी का मामला तूल पकड़ रहा है, जिसे लेकर हरियाणा कांग्रेस अपनी पार्टी के करीब 2 दर्जन विधायकों के साथ राजभवन भी पहुंची थी और राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था। तो वहीं एक बार फिर हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। हमारा प्रदेश आर्थिक संकट में जाने के कगार पे खड़ा है। 3 लाख 3,24,448 जो है आज कर्जा हरियाणा के सिर पे खड़ा है। ये बहुत चिंता का विषय है कि स्टेट लायबिलिटी इतनी बढ़ रही है। तो हमारी ये मांग है कि इसका व्हाइट पेपर इशू किया जाए। ये कर्जा इतना क्यों लिया गया, कहां पैसा इस्तेमाल हुआ। कोई विकास तो नजर नहीं आ रहा हरियाणा में, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं आ रही नजर। फीता काटना जरूर आ रहा है, फीता काटू सरकार है। वहीं सरकार की ओर से कमान संभालते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने हुड्डा के बयानों पर पलटवार किया है। हुड्डा पर क्षेत्रवाद का आरोप लगाते हुए हरियाणा की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मूलचंद शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जवाब देंगे, आंकड़े लगाना, एक एक का जवाब देंगे और आंकड़े उनको पता है। आज ही है, अभी सेशन गया था 2-3 महीने पहले, पूछते कहाँ गए थे चौधरी भूपेंद्र। तो 3 अप्रैल सेशन था, एक एक जवाब पूछते, मुख्यमंत्री जवाब देंगे। गुमराह करने की जरूरत नहीं। प्रदेश के लोग समझते हैं कि हरियाणा में ऐतिहासिक विकास हुआ है। हरियाणा में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास सब पूरा हुआ है। इधर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आर्थिक मुद्दे पर घेरा है। हुड्डा ने ही सबसे पहले कर्जा लेना शुरू करा था। पहले तो वो बताए कि उसने जो कर्ज लिया था वो पैसा कहाँ गया, कौन खा गया है। बीजेपी वालों ने तो सबको पीछे छोड़ दिया भ्रष्टाचार में। जजपा और बीजेपी के लोगों ने किस तरह से इस प्रदेश को लूटा है, उससे लगता है कि उनकी एक ही सोच है कि तुम्हें दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जितना अब लूट सकते हो लूट लो। हरियाणा में विपक्ष को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। ऐसे में अब ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि अब तक विपक्ष को मुद्दा विहीन बताने वाली सरकार विपक्ष के इन आरोपों से कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय उनका करवा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी जुड़े हैं, मेरे साथ रजवंत जी जुड़े हैं, ये इनेलो के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अजय गुलिया जी जुड़े हैं, ये जेजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ योगेश कौशिक जी भी जुड़ गए हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, क्योंकि आरोप आपकी पार्टी पर लगे हैं, सवाल आपकी पार्टी से करे जा रहे हैं, तो पहला रिएक्शन भी आप ही का लेना चाहूंगी। प्रदेश आर्थिक संकट में जा रहा है, कांग्रेस कह रही है। देखिए, ऐसा है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, उसकी एक बड़ी उपलब्धि तो यही है
कि हमारे जो विरोधी हैं वो सरकार की आलोचना के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। जो व्यक्ति 10 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हो, उस व्यक्ति को भी सरकार की आलोचना के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि विपक्षियों के पास कोई तथ्य नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने उसमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात की। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि प्रदेश जो है आर्थिक संकट में है। सृष्टि जी, मैं कुछ फैक्ट यहाँ पे रखूंगा, कुछ आंकड़े रखूंगा और उसके बाद दर्शक ये तय करेंगे कि हुड्डा साहब के समय में आर्थिक संकट था या वर्तमान समय में। आज की आर्थिक स्थिति बेहतर है या पहले की, ये दर्शक फैसला करें। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे 2004 से 2014। उस वक्त सरकार ने, जब सरकार 2004 में आई थी, जो प्रदेश पे कर्ज था और जब 2014 में गई, उस वक्त जो कर्ज था उसमें 4 गुना की वृद्धि हुई। उस वक्त जब हुड्डा साहब सत्ता छोड़ के गए, प्रदेश में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आए 1,37,000 रुपए थी और आज वही प्रति व्यक्ति आए 2,74,000 रुपए। जब हुड्डा साहब सत्ता छोड़ के गए तो प्रदेश की जीएसडीपी 3,99,000 करोड़ रुपए थी और आज प्रदेश की जीएसडीपी 8,76,000 करोड़ रुपए है, मतलब दुगने से ज्यादा। प्रदेश की जीएसडीपी बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। उसके बाद हुड्डा साहब कहते हैं कि प्रदेश तो आर्थिक संकट में। जब हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, प्रदेश का राजस्व घाटा 2.56% था और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वो है 1.40%। राजस्व घाटा वर्तमान सरकार ने कम किया। मनोहर लाल जी की बेहतर आर्थिक नीतियों का परिणाम ये है कि जो हमारा जिस कर्ज का बार बार हुड्डा साहब जिक्र कर रहे थे कि एक तो हुड्डा साहब ने कितना बड़ा झूठ बोला। हुड्डा साहब बोले कि प्रदेश के ऊपर 3,24,000 करोड़ रुपए का कर्ज, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। देखिए, अभी 3-4 महीने पहले बजट सत्र गया, बजट पेश हुआ, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पेश हुई और जब बजट सत्र पेश हुआ उसमें पूरा डाटा विधानसभा के पटल पे रखा गया। हरियाणा प्रदेश पे 1.98 लाख करोड़, 1,98,000 करोड़ रुपए जिस कर्ज का जिक्र हुड्डा साहब कर रहे थे। अब देखिए, 22-23 का जो अनुमान है, वो अनुमानित फिगर जब रखी गई वो थी 2,43,000 करोड़ रुपए। अब हुड्डा साहब या तो गलती से 3 को पहले लगा गए या जानबूझ के खेल खेला। उन्होंने उस फिगर को क्या बना दिया, 3,24,000 करोड़ रुपए। तो मेरा हुड्डा साहब से निवेदन है कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पहले तो अपने आंकड़े दुरुस्त करें, अपने सलाहकारों को बोले कि आपको सच से परिचित कराए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। हुड्डा साहब ने झूठ बोला कि देखिए, जब हमारी सरकार थी तो प्रदेश में कर्ज जो है जीएसडीपी का 16% था। निर्णय दर्शक करेंगे, हुड्डा साहब जब सत्ता छोड़ के गए 98,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, 3,99,000 करोड़ रुपए की जीएसडीपी थी। अब वो इसका प्रतिशत जनता खुद निकाल लेगी। हुड्डा साहब के कार्यकाल के अंदर जो कर्ज था जीएसडीपी की रेशियो के अंदर, वो लगभग 25% था, 24.96% के लगभग। वर्तमान में वो मात्र 23.12% के लगभग है। हुड्डा साहब को इस बात को भी समझना चाहिए। दूसरा, 14वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है, जिसमें 14वें वित्त आयोग ने कहा कि कोई भी प्रदेश अपनी जीएसडीपी का 25% तक कर्ज ले सकता है, लेकिन वर्तमान सरकार ने कर्ज के अनुपात को 25% से नीचे रखा। और जो एक बहुत बड़ा अंतर है, पहले तो ये समझना बड़ा जरूरी है सृष्टि, ये जो विपक्ष के लोग हैं ये कर्ज का हवा खड़ा करके दर्शकों का, जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा उदाहरण देके बताऊंगा। जब कर्ज की बात आती है तो जीडीपी, अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं तो उसकी जो रेशियो है वो जीडीपी से देखी जाती है। प्रदेश की बात करते हैं तो जीएसडीपी से देखी जाती है दोनों चीजें एक ही। अगर हम दुनिया के जो विकसित देश है, चाहे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, चीन की बात करें, जापान की बात करें, सभी देशों का विदेशी कर्ज उनकी जीडीपी के अनुपात में 100% से ज्यादा है। अच्छा। अमेरिका का 101%, जापान का 212%, फ्रांस का 256%। तो जब हम अपने प्रदेश की बात कर रहे हैं तो तुलनात्मक अध्ययन क्या कहता है, मात्र 24%। अब बताइए प्रदेश आर्थिक संकट में है या नहीं। दूसरा, जब हम राजस्व घाटा कांग्रेस के मुकाबले कम कर देते हैं, हमारा कर्ज जीएसडीपी के अनुपात में कांग्रेस के समय से कम है, तो आर्थिक संकट तब था या अब था?
ये बताएं हुडा साहब। तो मेरा हुडा साहब से निवेदन है कि कम से कम आलोचना तो तथ्यों पे करें, झूठ के आधार पे तो आलोचना ना करें, तथ्य लेके आए, फैक्ट लेके आए, तब बात करें। ठीक है, ओके सर, आपने अपनी बात रखी। अब मैं इनेलो का रुख करना चाहूंगी। रजवंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने तो जेजेपी और बीजेपी और कांग्रेस तीनों को एक कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। आपने कहा जब तक हमारी सरकार थी कोई कर्ज नहीं लिया गया था, ये प्रचलन जो है इन्होंने शुरू किया। सृष्टि जी, आपको लगता भी है ये चीज कोई हम अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे, ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं कि जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी तब क्या कर्ज था, और कांग्रेस की सरकार थी तब क्या कर्ज था, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब क्या कर्ज है, जेजेपी गठबंधन इनके साथ आ गई तब कितना कर्ज है। तो ये चीजें अगर हम कोई ऐसे ही बोल देते तो आप लोग हमें भी कह सकते थे, या कोई भी आदमी हमें कह सकता है कि भाई आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हम तो तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस पर कितना कर्ज हुआ और आज कितना कर्ज है। देखो, कर्ज लेना कोई बड़ी बात नहीं, हम इस चीज के लिए भी कोई मनाही नहीं करते, लेकिन एक सोचने की बात है कि वो कर्ज हुआ कैसे और क्यों हुआ। आप एक बार ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे एक बार जरूर बताएं कि ऐसी कोई परियोजना लेके आए हैं जिससे ये सोचे कि हम बहुत बड़ी परियोजना लेके आए हैं, कोई एम्स लेके आए हैं, कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई ऐसी परियोजना लेके आए जो जनता के हित के लिए हो, जनता के कहीं विकास कर रहे हो। आज कुछ हुआ है नहीं, और ये बार बार एक ही चीज करके कर्ज ले रहे हैं, कर्ज हो गया 24% अगर ये कर्ज बता रहे हैं तो कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसका कोई रिजल्ट तो दिखाओ। आज महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है। आज गैस का बात करें, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी, किसी की भी बात करेंगे तो हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, दाम बढ़ा दिया आपने, लेकिन उस दाम को बढ़ाने के बाद जो बढ़ी हुई है वो कहीं खजाने में तो दिखनी चाहिए। वो खजाने में भी दर्शन नहीं हो रही, कहीं दिख नहीं रही। उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अपनी पीठ थपथपाना ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सर्टिफिकेट देना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये, लेकिन जनता को रिजल्ट तो दिखना चाहिए। जनता को रिजल्ट क्यों नहीं नजर आ रहा? ठीक है, जनता को रिजल्ट नहीं दिख रहा है। आऊंगी सर, आऊंगी। एक करके सर, एक करके सबका नंबर आएगा ना, आपकी बारी जब आएगी तब। ठीक है, अजय गुलिया जी, आप पर भी आरोप लगे हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, चलो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कम से कम तथ्यों पर बात करनी चाहिए थी। देखिए, मैं आज हुड्डा साहब ने कहा कि सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। हुड्डा साहब के सलाहकार शायद उनको सलाह नहीं देते हैं, तो मैं तो हरियाणा सरकार का एक जिसकी हुड्डा साहब मांग कर रहे थे सरकारी कागज दिखा रहा हूँ। ये श्वेत पत्र तो मार्च 2015 में आ गया था, तो हुड्डा साहब को पता नहीं कि आ गया था। और इसके अंदर ये पूरी 38 पेज की रिपोर्ट है। हुड्डा साहब के कार्यकाल का 10 साल का काला चिट्ठा इसके अंदर है। कोई जो आप कहेंगे तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी ये भिजवा दूंगा। ये सारा श्वेत पत्र है। हुड्डा साहब के समय में पर कैपिटा इनकम क्या थी, क्या ग्रोथ हुई, क्या हमारे रेवेन्यूज थे, कितना इन्वेस्टमेंट हरियाणा प्रदेश के अंदर आया, सारी चीजें हैं उसके अंदर। किसी भी चीज के अंदर हरियाणा ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया। देखिए, ये सारी चीजें हुड्डा साहब को सोचनी चाहिए। एक दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, देखिए आज किसानों की बात वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। मैं बताता हूँ, हुड्डा साहब के कार्यकाल के दौरान 2013 में झज्जर के अंदर, मैं झज्जर जिले से आता हूँ, बेरी तहसील के अंदर एक किसान है सत्यनारायण सन ऑफ हरि सिंह, 2 रुपए का चेक मिला था कंपनसेशन का। पानी भर गया था, फसल खराब हो गई थी। टेकचंद सन ऑफ भीम सिंह, 3 रुपए का चेक प्रोफेसर, और इसके ऊपर तो प्रोफेसर वीरेंद्र होते थे उनके राजनीतिक सलाहकार, उन्होंने चुटकी ली कि इनके तो 2 रुपए 67 पैसे ही भरते थे, 3 रुपए का तो 33 पैसे तो एक्स्ट्रा आ गए इनके खाते में। सरकार ने तो ज्यादा देने का काम किया, और इसके ऊपर उपहास करने का काम प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर करने का काम किया था। एक सोना विधवा धर्मवीर, 6 रुपए का चेक सरकार की तरफ से इनको दिया गया था कंपनसेशन का। देखिए, आप अगर किसी की सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम इस प्रकार के 2 रुपए 3 रुपए एक विधवा को, जो पहले ही परेशानी में, आप 6 रुपए का चेक दे करके 2013 में उसका उपहास उड़ाने का ही काम कर रहे हैं। इससे अलावा तो कोई मंशा नहीं हो सकती। और एक चीज जो आज जो हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और जिसमें उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र आना चाहिए, मेरी तो सलाह है उनके सलाहकारों को कम से कम अपने नेता को, हुड्डा साहब को 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको गाइड तो कर देते। मार्च 2015 में ये डॉक्यूमेंट श्वेत पत्र ये आ चुका है, और हुड्डा साहब को कहना चाहिए अपने सलाहकारों को कि मेरी सारी कारगुजारी अगर तुमने देखनी है तो पढ़ ले, इसके अंदर क्या लिखा है कि हरियाणा प्रदेश को
किस प्रकार से उनके शासनकाल के दौरान गर्त में ले जाया गया। और एक चीज ये जो कर्ज बढ़ रहे, देखिए ये किसी भी प्रदेश के लिए या व्यक्तिगत किसी के लिए भी चिंता का विषय जरूर, लेकिन इसके अंदर ये देखिए मैनिपुलेशन है। जो बिजली निगमों का जो घाटा था 25,000 करोड़ एक और अलग से, वो सारा भी उसमें 5,500 करोड़ रुपए और ऐड होंगे, जो कि लगभग 33,000 करोड़ के आसपास बैठता है। वो सारा भी सरकार ने वहन किया था, उसको इसके अंदर सरकार के बजट के अंदर जोड़ दिया था। तो देखिए ये सारी चीजें ऐड ऑन होती हैं। मैं तो फैक्ट्स और फिगर्स की बात करूंगा, मैं तो एक साल का, जब हुड्डा साहब देश के मुख्यमंत्री थे, तो जब हुड्डा साहब ने सत्ता संभाली तो 8.42 ग्रोथ जीडीपी की, जीएसडीपी की थी हमारी। हुड्डा साहब तो इसको अपने जाते जाते 5 तक ले आए थे, 5.50, 4.47 तक ले गए थे हुड्डा साहब। अगर आपको या कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को किस मामले में लेकर के कि फाइनेंशियल स्टेटस हरियाणा प्रदेश का हुड्डा गवर्नमेंट के दौरान क्या रहा था, तो मैं एक जानकारी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको दे सकता हूँ। 4-5 में जब हुड्डा साहब की गवर्नमेंट आई तो पर कैपिटा इनकम हमारी 37,000 थी और भारतवर्ष की 24,000 थी, जिस अनुपात में भारत की बड़ी उसी प्रकार से जो हरियाणा को इन्होंने झूठा नंबर 1 बताने की बात करी। ठीक है सर, थोड़ा डिटेल में वो ज्यादा हो जाएगा, डिटेल में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे ही अब जवाब ले लेते हैं। केवल जी, आपकी तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी की सरकार में कर्ज बढ़ा है, और उसका जवाब यहाँ पर आप क्योंकि चर्चा में शामिल नहीं थे तो मैं बता दूं कि परवीन अत्रे जी ने दिया। उन्होंने कहा कि आपको आंकड़े तक तो ढंग से पता नहीं है और आप आरोप लगाने चले हैं। इधर जेजेपी की तरफ से भी आपको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस से पूछो ना उन्होंने पहले कितना कर्ज लिया, पहले वो आंकड़े पढ़ के आए, आंकड़े जान के आए, उसके बाद बात करें। नहीं, मैं तो दिखा रहा हूँ, देखिए सृष्टि जी, मैं ठीक है अजय जी आऊंगी, पहले केवल जी जवाब दे दें इसका। सुनिए, जिस समय आईएनएलडी की सरकार 2005 में आई थी, गई थी, जिस समय 30,000 करोड़ कर्जा था हरियाणा के ऊपर, और जिस समय 2014 के अंदर कांग्रेस की सरकार गई थी 60,000 करोड़ कर्जा था, और अब 60,000 से 3,24,000 करोड़ रुपए कर्जा हो चुका हरियाणा पे। तो नहीं, आपने ये जो 3 लाख का जो सर आंकड़ा गिराया है ना कांग्रेस ने, उसी का विरोध कर रही है बीजेपी, कह रही है आपको आंकड़ा नहीं पता, एक्चुअल आंकड़ा क्या है। नहीं, इनको तो विरोध करना है, इनको विरोध करना है। 2.5 लाख करोड़ तो कर्जा पिछले बजट में ही था, और अब 3,24,000 करोड़ अब तक कर्जा ले चुके। हमारे पास आज तक डिटेल है, और ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। 3,24,000 करोड़, ये कह दे कि 3,24,000 करोड़ नहीं है कर्जा, ये बता दे कितना है, ये बता दे कितना है। अभी बता देता हूँ, सुनिए दृष्टि में बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि अरे सुन लीजिए ढींगरा जी, मैं बता देता हूँ ना, मैं ठीक कर देता हूँ अब तक का रिकॉर्ड है। अरे भाई बजट की बात नहीं कर रहा मैं, पहले तो जब आईएनएलडी की सरकार गई थी ढींगरा जी, सुन लीजिए, अरे बजट की कॉपी में बता तो रहा हूँ भाई, सुनेंगे तो मैंने आपको बता दिया। अब तक का कर्जा 3,24,000 करोड़ ले चुके हैं भाई, आपके झूठ बोलने से प्रवीण अत्रे जी। आप लोग पिछली बार भी सुनिए, बजट से पहले की डिबेटों में, ठीक है सर, एक ओपनिंग कमेंट रजवंत जी से ले लूं, एक ओपनिंग कमेंट रजवंत जी से ले लूं, उसके बाद अत्रे साहब आपके पास आऊंगी। रजवंत जी नहीं, माफ कीजिएगा, योगेश कौशिक जी से ओपनिंग कमेंट ले लूं। योगेश कौशिक जी। जी, एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी ना मुझे एक तो खुशी आज कि बहुत अच्छा टॉपिक पकड़ के आपने आज पहली बार मुझे लग रहा है कि हाँ एक हेल्दी सा आपने ये वातावरण तैयार किया है। अब अत्रे जी जो बोल रहे हैं और ढींगरा जी जो बोल रहे हैं, इनमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो मुझे ऐसा पर्सनली ये लगता है कि ये आंकड़े हमें या आपको देने चाहिए जनता के लिए, नंबर 1 पार्ट। नंबर 2, कर्ज बढ़ना कभी भी कोई गलत बात नहीं होती है, बशर्ते वो इस्तेमाल सही जगह हो रहा हो, ठीक है। तो जो कांग्रेस इल्जाम लगा रही है, जो ये कह रही है कितना बढ़ा, वो तो बढ़ना तो था, बढ़ेगा तो जरूर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वो कितना बढ़ा और कितनी डेवलपमेंट हुई, वो उसका रेशो की वो बात कर रहे हैं।
अत्रे जी ने एक बात अच्छी कही है जिससे मैं सहमत हूं कि जो उन्होंने कंपैरिजन किया है उन्होंने परसेंटेज वाइज किया है। हाँ। तो परसेंटेज वाइज या तो आप कंपैरिजन करेंगे या आप सिर्फ ये कह देंगे कि जी 1 लाख करोड़ बढ़ गया या 2 लाख करोड़ बढ़ गया, दैट हार्डली मैटर्स। क्योंकि अगर हम कर्ज लेते हैं, अपने घर का उदाहरण ले लेते हैं ना हम, भाई हमने पहले मान लो गाड़ी 800 ले रखी थी, आज फॉर्च्यूनर ले ली, हमारी कमाई इतनी हो गई। तो ऐसे ही अपने घर से लेके ही इन चीजों को हमें आगे चलना चाहिए। तो अगर हमारी स्टेट अच्छा कर रही है और हमारी ग्रोथ रेट अच्छी बढ़ रही है और सारा का सारा अच्छा हो रहा है तो कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा जहां अजीब सा लगता है वहां ये लगता है कि जो सरकारी महकमे हैं उनमें बहुत जगह पे नौकरियां खाली पड़ी हैं। स्कूल्स की ले लीजिए, वहां पे नहीं है, डॉक्टर्स की ले लीजिए, वहां नहीं है, कॉलेज जो है वो शुरू किए हैं, वहां पे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है लेकिन आगे के काम नहीं हुए। तो इन चीजों पे शायद जो कि क्लियर नहीं की, ना हुड्डा जी ने क्लियर की, ना ढींगरा जी क्लियर कर रहे हैं, वो अपनी बात अगर इस तरीके से कहना चाहते हैं तो वो बात कहें। कर्ज बढ़ना, मैं फिर बार बार कहता हूं, पूरे दुनिया के अंदर ये ऐसा नहीं है कि कर्ज नहीं बढ़ता है, अपने घर पे भी बढ़ता है। हम डेवलप टाइम कब दिया बोलने का? अरे सर वो तो आप उनसे बात नहीं, केवल जी आपकी बात मुझे लगा पूरी हो गई है। चलो मैं आ रही हूँ आपके पास। सर रुकिए केवल जी, अगर आपको कुछ और बोलना है तो आ रही हूँ। जानबूझ के अरे सर, लोगों को इन धैर्य में रखना एंकर की आदत होती है। अरे सर, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? केवल जी, ठीक है जी, एंकर पे इल्जाम मत लगाइए, आप बोलिए, मैं चुप हूँ, मेरी जगह आप बोलिए। नहीं, ऐसे मौका नहीं मिलेगा केवल जी आपको। नहीं, केवल जी मैं चुप हूँ। नहीं, केवल जी ऐसे मौका नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि ऐसा मैं जानबूझ के कर रही हूँ तो पहली बात, मेरी कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है। नहीं केवल जी, अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, सारा मौका नहीं, मैं चुप करके बैठता हूँ, अरे नहीं, ठीक है, आप बात पूरी कीजिए। योगेश जी, आप केवल जी अगर आपके पास तथ्य है बोलने के लिए तो आप अपनी बात रखिए। ये ऐसे नहीं चलेगा सर। नहीं केवल जी, नहीं केवल जी, कानून ये कहता है कि अगर आप केवल जी प्लीज, टाइम नहीं देते बात करने आपको टाइम दिया है केवल जी, आप कानून ये कहता है, योगेश जी एक सेकंड, केवल जी, कानून ये केवल जी, कहता है आपकी कि इल्जाम इन्फॉर्मेशन आपने के लिए मैं लगाया आपको है, बता दूं, साबित भी आप करेंगे, आप साबित कीजिए। हमारी बात ही पूरी नहीं जाएगी, जवाब किस बात का ले रहे हो? केवल जी सुन लीजिए हमारी बात ही नहीं सर, ले सुन लीजिए, किस बात का ले रहे हो? केवल जी सुन लीजिए, आप डिबेट में बहुत देर से जुड़े। नहीं, सुनिए सर, आप कुछ जवाब नहीं सर, सुनिए, हमारा प्रदेश बिक रहा है, हमारे प्रदेश के अंदर खर्चा बढ़ रहा है। केवल जी रुकिए, क्योंकि अभी आपने आरोप लगाए हैं तो पहले मैं उसका जवाब दूंगी। नहीं, आप ठीक है, आप अपनी बात रखना। नहीं, केवल जी ऐसे आपको मौका मिल जाएगा तो आपको गलत लग रहा है। नहीं, आपको मैंने मौका दिया था। केवल जी, आप डिबेट में देर से जुड़े, बावजूद इसके योगेश जी से पहले मैंने आपको मौका दिया। आप डिबेट में देर से जुड़े, बावजूद इसके योगेश जी से पहले मैंने आपको मौका दिया। योगेश जी शांतिपूर्वक सुन रहे थे, आपको मैंने मौका दिया। अब दोबारा आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। नहीं, आंकड़ा हम दे रहे हैं, पूछने ये गलत स्टाइल है इनका। ये ठीक है योगेश जी, आप मत बनाइए उन्हें। सर योगेश जी, आप मत बनाइए उन्हें, आप अपनी बात पूरी कीजिए। योगेश जी, आप बात कर रहे थे, योगेश जी आप बात पूरी कीजिए। केवल जी, मैं वही बात कह रहा हूँ जो ढींगरा साहब बोल नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं रहे हैं। मेरा कहना यह है कि आपने कोई इल्जाम लगाया और मेरा मानना यह है कि कर्ज बढ़ता है, बढ़ेगा, बढ़ना कोई गलत नहीं है। अगर हम उस कर्ज को अपने अंडर कंट्रोल रखते हैं, अपनी डेवलपमेंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम जो कर्ज ले रहे हैं उसको सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं तो मैं सिर्फ ढींगरा साहब तो ये सोच रहे हैं कि मैं उनकी खिलाफत कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। ढींगरा साहब ने इल्जाम लगाया है, ढींगरा साहब साबित करें उसको। जिस तरीके से आंकड़े अत्रे साहब ने दिए हैं, जिस तरीके से आंकड़े उन्होंने, खिलाफत की कोई बात ही नहीं है सर। हमने आपको विश्लेषक के तौर पर बताया, आप फैक्ट्स रखेंगे, आप तथ्य रखेंगे। अब किसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, किसके पक्ष में बोल रहे हैं, लग रहा है मैं क्या करूंगा? नहीं, उनको ऐसा लग रहा है तो उनकी प्रॉब्लम है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ये कहा एंकर मुझे टाइम नहीं दे रहा। हाँ, टाइम लीजिए सर, आप बोलिए, आप साबित कीजिए। वो आपको ऐसा लग रहा है, उसको कोई बदल नहीं सकता आपकी थिंकिंग को। कोई भी आदमी शोर मचा के बीच में हाईजैक करने की कोशिश करे, डिबेट में कहां तक उचित है? जिस इनका अंदाज हो गया, हर बार इस तरह का विजिटिंग कार्ड खेलते हैं और डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। इनको इनके समय पे समय मिलता है, अपने समय में बोले।
चलिए ठीक है, फैक्ट्स पर यहाँ पर बात हो रही थी। योगेश जी, अगर आपकी बात पूरी हो गई है तो मैं केवल ढींगरा जी का ही रुख करूं। मेरी आ रही हूँ अत्रे साहब, आ रही हूँ। योगेश जी को अपनी बात पूरी करनी है। मेरा कहना यही था, और मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि हमें अपने घर के उदाहरण लेने चाहिए। हमारे घर पे भी पहले कभी हमने मान लो 1 लाख कर्ज लिया था, आज के दिन 1 करोड़ कर्ज लेना पड़ता है, पर वो 1 करोड़ हमारा सही जगह यूज हो रहा है, उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है हमें, हमारे घर वालों को, और हम उसको रीपे करने में सक्षम है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर इनका इल्जाम इस तरीके से आए और ये साबित करें, जैसे अत्रे जी ने अपने बिल्कुल आंकड़े दिए हैं, वो भी अपने आंकड़े एग्जैक्ट दें कि ये इस टाइम था, ये इस टाइम था, वो दें और वो साबित करें, तो फिर बात का और डिबेट का जो इतनी अच्छी आज टॉपिक ढूंढा है, इसका मजा आएगा। पर अगर वो कहेंगे कि मुझे टाइम नहीं दे रहा, तो वो फिर ठीक बात नहीं है। नाउ यू कैन गो प्लीज। ठीक है, अत्रे साहब आप बोलिए, फिर केवल ढींगरा जी के पास जाऊंगी, और भी आरोप है उनके पास लगाने के लिए। देखिए ऐसे में सृष्टि जी, पहले तो मैं आंकड़े दुरुस्त कर दूं। केवल ढींगरा जी ने आपसे ही कहा कि जब आईएनएलडी की सरकार गई थी तो 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। ये गलत है। 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज। जब कांग्रेस की हुडा साहब की सरकार गई, हुडा साहब ने एक चालाकी की। हुडा साहब ने सरकार की बुक्स के अंदर कर्ज दिखाया हुआ था 70,860 करोड़ रुपए। 28,000 करोड़ रुपए का बिजली कंपनियों का कर्ज हुडा साहब ने बुक्स में शो नहीं किया हुआ था, उसको छुपाया हुआ। अगर दोनों को जोड़ ले तो हरियाणा प्रदेश में कर्ज था लगभग 98,000 करोड़ रुपए, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। अब बात जिसके विषय में योगेश जी भी कह रहे थे कि कर्ज लिया तो उसका क्या किया। देखिए कांग्रेस सरकार के समय में क्या हो रहा था, कमीशन खोरी बहुत ज्यादा थी, फिजूल करती थी। आपको याद होगा, योगेश जी अच्छी तरह जानते हैं, एक काउंटर मैग्नेट सिटी बसाने के ऊपर 12,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया था। ढींगरा जी से पूछना वो कहां है काउंटर मैग्नेट सिटी, बताएंगे आपको। दूसरा, अगर याद होगा केएमपी कुल्ली मानेसर पलवल, ये हाईवे हुडा साहब की, चौटाला साहब ने इनॉग्रेशन की थी, हुडा साहब की सरकार आ गई, 10 साल नहीं बन पाया। ये जो पूछ रहे हैं ना कि सरकार ने क्या किया, ये वर्तमान सरकार ने आगे बन इसको पूरा किया था। मुझे तो आज भी याद है, जैसे भूपेंद्र सिंह हुडा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि जो पंचकुले का निफ्ट जो है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने कल किया, कि साहब हमने मंजूर किया था। अरे साहब आपने मंजूर किया तो बना क्यों नहीं दिया? बनाया तो वर्तमान सरकार ने आके ना। आपने तो NH 73 भी मंजूर किया था, लेकिन आपने शैलजा जी की खुन्नस में वो बनने ही नहीं दिया कभी, उसको भी वर्तमान सरकार ने आगे बनाया है। जो बस स्टैंड अभी जाके बड़खल में देखेंगे, हाईटेक एक बस स्टैंड बन रहा है जो किसी प्रदेश में नहीं है, वो भी तो यही सरकार बना रही है। जो अस्पताल बनाए इसी सरकार ने बनाए हैं, जो हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया इसी सरकार ने किया है, जो हर जिले में कॉलेज का जो प्रोजेक्ट लेकर सरकार शुरू हुई है, जिसके अंदर कैथल, यमुनानगर, भिवानी जहाँ पे कॉलेज बन रहे हैं या कुछ जगह बन चुके हैं, वो भी तो इस सरकार ने किया है। थोड़ा सा पूछ रहे थे इस सरकार ने कौन सा विश्वविद्यालय बनाया? अरे कौशल विश्वविद्यालय इसी सरकार ने पलवल में बनाया, किसी और ने तो नहीं बनाया। हुडा साहब की सरकार के दौरान फरीदाबाद के अंदर एक गोल्डन फील्ड, या अजय गुलिया जी को नाम याद होगा, वो बंद हो गया था, इसी सरकार ने उसको दोबारा शुरू किया अटल जी के नाम से। तो जो देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये वो सरकार है जिसने अपने बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 20% से ज्यादा का पैसा रखा। पहले आज तक किसी ने नहीं किया था दृष्टि दी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो विकास के ऊपर खर्च होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है, जो आपकी आमदनी का जरिया बनता है। तो वर्तमान सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, उसका नतीजा है कि आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, आपकी जीएसटी भी बढ़ गई, आपका राजस्व घाटा कम हो गया और हरियाणा आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। आपको याद होगा कोरोना काल के अंदर क्या स्थिति हुई थी, जीएसडीपी पूरी दुनिया में घट गई थी, प्रदेशों की भी, देशों की भी। लेकिन वर्तमान सरकार की नीतियों का नतीजा ये हुआ कि कोरोना काल के तुरंत बाद हमारी जीएसडीपी जो है 8.56% के रेशियो से बढ़नी शुरू हो गई। ये वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियों का ही परिणाम था ना। किन तथ्यों में बात करें कांग्रेसी नीति। ठीक है योगेश जी, आपसे जानूंगी कि आप कितना सहमत है बीजेपी की बात से, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी उन्होंने जिक्र किया, अन्य मुद्दों को भी उन्होंने उठाया। आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले केवल ढींगरा जी का रुख कर लूं। केवल साहब, आपको मुझे टाइम देना अब। अरे सर, ये रूठा रूठी मत कीजिए सर। जो सुन लीजिए, जो 3,24,000 करोड़ कर्जा हुआ, इसके ऊपर इन्होंने कितने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने सुन लीजिए, एक भी जो हमारे मुद्दे, सुनिए आप बीच में बोल रहे हैं, देख लो
22-23 का जो प्रोविजन है वो 2,47,000 ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? अत्रे जी रुकिए, मैं बताती हूँ। बीच में क्यों बोल रहे हैं? ढींगरा साहब, उनका कहना है कि जो कर्ज का आप अमाउंट बता रहे हैं ना, वो गलत बता रहे हैं। आप मुझे टाइम नहीं दे रहे ना। नहीं, आपको टाइम है। उनका कहना क्या है? उनका कहना जब मेरी बात सुनोगे फिर उनका कहना लेना। ठीक है अत्रे जी, रुक जाइए ना। उनका कहना तब लेना जब आप मेरी बात सुन लोगे। ओके सर, तब लोगे उनका कहना। ओके, आप उनका कहना है एंकर को समझ ही नहीं है काम कैसे करना। चलिए ठीक है सर, आप बताइए। क्या है? उनका कहना ये है जब आप मेरी बात पूरी सुनेंगे। ओके, बताइए। सुनिए, जिस समय 30,000 करोड़, जिस समय हमारी सरकार आई थी 30,000 करोड़ कर्जा था। जब हमारी सरकार गई 70,000 करोड़ 60,000 करोड़ कर्जा इतना ही था। और ये इन्होंने और जोड़ रहे हैं, एक 98,000 करोड़ भी जोड़ ले, तब भी 2,24,000 करोड़ कर्जा और ले चुके। हमारे टाइम के अंदर कितने ही हॉस्पिटल बनाए हमने, यूनिवर्सिटीज बनाई, एजुकेशन सिटी बनाई, IIM बनाया, IIT बनाई, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, मेट्रो रेल्स के लिए सारी तरफ से प्रावधान किया NCR के ऊपर। और उसके बाद 4 बिजली घर बनाए हमने, 10,000 मेगावाट तक के बिजली घर हमारे टाइम पे बने, KGP बना, KMP बना, ब्रिज बने कई सारे, उसके बाद रोड बनी, हाईवेज बने, सारी ट्रेनों के नीचे, सुनिए, सारी रोड जो है ना रेलवे लाइन के रेलवे फाटकों के नीचे से गुजरते थे। आज हमारे ब्रिजेस जितने बने हरियाणा के अंदर, ये हमारे टाइम के अंदर बने, 2014 तक से पहले कंप्लीट हुए। और दूसरी बात सुनिए, इतने सारे यूनिट बनाने के बाद तब भी कर्जा जो था 60-70 हजार करोड़ था। आज जो 2,24,000 करोड़ कर्जा इनके मुताबिक जो ज्यादा लिया गया। अरे सर, लेकिन जो कर्जा बढ़ा है, जो कर्जा बढ़ा है उसके पीछे वजह बताई तो क्यों बढ़ा? एक सेकंड सुन लीजिए पहले। और ये गलत बोल रहे हैं कर्ज की फिगर, कृष्टि जी गलत बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना क्या बढ़ा, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल लीजिए। ये बताइए कहाँ 1,24,000, सुनिए, जो 2,24,000 करोड़ कर्जा बढ़ा, उसके बीच में इन्होंने कितनी जगह पे खुद पत्थर रखे और कितनी जगह पे खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, कितनी जगह बताओ फिगर आई कहाँ से? अगर इन्होंने 10 एकड़ भी जगह एक्वायर की है, सिर्फ ओनली 10 एकड़, मैं ये पूछ रहा हूँ ये 3,24,000 की फिगर कहाँ से लाए आप? 10 एकड़ भी अगर इन्होंने एक्वायर इतना झूठ मत बोलिए, तो मुझे नाम बता दें उस जगह। इतना झूठ मत बोलिए, शर्म आ जाए। आप लोगों ने अगर 10 एकड़ एक्वायर की है ना, भूपेंद्र हुड्डा से पूछ के बताइए या खुद बताइए। एंकर मैडम सुन लीजिए या मेरी बात सुनिए, बुलवाइए, इतना झूठ इनको मेरी बात सुन ले। अरे भाई आप मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, 2,24,000 करोड़ में ये तो बताओ। ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इनको टाइम बर्बाद मत करने दो। आप ये बताइए, रुकिए आत्रे साहब, रुकिए। सर वो फिर नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे बात पूरी नहीं होने दी। सर रुकिए। अगर कोई आदमी झूठ है ना, टाइम खराब कर रहे हैं ना, इस स्पीकर का सोच सर, उनको बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए, फिर आप कितनी जगह, मतलब ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे। देख लीजिए, जानबूझ के कर रहे हैं, ये अत्रे जी जानबूझ के कर रहे हैं शरारत। भाई मुझे 2,24,000 कितने किलोमीटर इन्होंने जगह एक्वायर की, कितनी की? 1 एकड़ की, 2 एकड़ की, 10 एकड़ की, कितनी जगह एक्वायर की बता दें मुझे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो जमीन पे लगेगा ना, कितनी एकड़ इन्होंने जगह एक्वायर की अपने काम करने के लिए, और इनकी अपनी एक्वायर की हुई जगह बता दीजिए मुझे। 10 एकड़ हो तो बता दीजिए। अजय गुलिया जी का मैं रुख करना चाहूंगी। आत्रे साहब आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले अजय गुलिया जी से जान लूं। अजय गुलिया जी, सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया, सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि जो बीजेपी जेजेपी में कर्ज लिया गया, उस कर्ज का क्या हुआ? अजय गुलिया जी। देखिए सृष्टि, मैं आपको आंकड़ों की बात बता दी, केवल डेटा बता रहे थे उनके समय में ना, जब उनकी सरकार आई थी तो हरियाणा लायबिलिटी वो 23,320 करोड़, जो कि हमारी नेट हो गई एज परसेंटेज ऑफ जीएसटी की 1.5%। क्या साहब कॉर्पोरेशन सरकार के को बिक्री लगे 71,313-14 के अंदर था। उसके बाद तो कहा था कि बजट पेश किया और वित्तीय निगमों का अगर वो सारा एड आउट करती तो लगभग 1,22,000 करोड़ रुपए लगता है। तो ये सारी चीजें साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मैं तो आपके सामने बता सकता हूँ, बिल्कुल साहब को पता होना चाहिए। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उन्होंने, तो उनको ये पता होना चाहिए था कि आ चुका है।
ना जानकारी के, ना तथ्यों के, सिर्फ आरोप लगा देना। और मैं आपको चिट्ठी जी ईयर वाइज बता सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के ऊपर कितना सरकार के कितना कर्ज था, और वो तो भी जो परसेंटेज है आइडियल तो मानी जाती है। एक्वायर की मैं ये पूछ रहा हूँ, 2.25 लाख करोड़ कर्जा खर्च हुआ, कितनी जगह एक्वायर की आपने? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जगह तो लेनी पड़ेगी, हवा में तो बनेगा नहीं। कितनी जगह एक्वायर की आपने, ये बता दें बस सिर्फ इतना, चाहे जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो। कितनी जगह एक्वायर की, कितने एकड़ एक्वायर की आपने जो है कोई काम करने के लिए? अजय जी का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ढंग से, अत्रे साहब जवाब दे देंगे इसका। देखिए ऐसा दृष्टि, एक तो पहली बात कि कोई भी व्यक्ति आएगा कुछ भी झूठ बोलेगा, अपनी झूठ का सोर्स वो बताएगा नहीं, तो मैं उसका जवाब कैसे दे दूंगा? लगातार एक ही झूठ का राग लाप रहे हैं, 3,24,000 करोड़, 3,24,000 करोड़। भाई सोर्स तो बता दो, कहां से लाए हो ये फिगर? जो सरकार ने बजट सत्र के अंदर विधानसभा पटल पे बजट पेश किया, वहां जो फिगर बताई, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में जो फिगर आई, उसके ऊपर तो आप बात नहीं करना चाहते। आप एक अपने आप झूठ की फिगर ले आए और हमसे कह रहे हैं बताइए इसके ऊपर जवाब दीजिए, बताओ इसके ऊपर जवाब दे दिए। मैं झूठों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया बताओ, मेरे को ये बताइए मैं झूठों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये लगातार एक झूठ बोलेंगे और मैं उन झूठों का जवाब देना शुरू करूंगा। अब मैं इनके बाद का ये बार बार कहते हैं आपने बताओ कितने एकड़ भाई हो झूठ नहीं, ढींगरा साहब इतने एक्साइटेड मत होइए। बोलने नहीं देते। आराम से दर्शकों को सर, इतने एक्साइटेड मत होइए, इतने उत्सुक मत होइए। कितना झूठ बोलोगे भाई? इनको पूछ लीजिए 2.25 करोड़ में इनकी एक्वायरमेंट का क्या तात्पर्य है? अरे सुन लीजिए भाई, लैंड एक्वायरमेंट का क्या तात्पर्य है? अगर आप में एंकर सुनो, भाई सुन लो, अरे आप सुन तो लो, परेशान क्यों हो रहे? सुन तो लो, लैंड एक्वायरमेंट का तात्पर्य नहीं सर, मेरे को आपको अपना जोर नहीं दिखाना। नहीं, बंद करें। आप जिस नहीं, केवल जी आप कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत देर से आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप बहुत देर से कुछ भी बोल रहे हैं सर, और हम सुन रहे हैं। नहीं, केवल जी अगर आपको तथ्यों पर बात करनी है, फैक्ट पर बात करनी है तो कीजिए। नहीं, आप मुझे नहीं सिखाएंगे, नहीं आप मुझे नहीं सिखाएंगे सर। आप मेरी जगह पर आके बैठ जाइए, आप मेरी जगह पर आकर बैठिए अगर आपको ज्यादा नहीं, आप इधर आके बैठिए सर और फिर सवाल पूछिए। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछ रहा हूँ इनसे, आपके माध्यम से सवाल पूछ रहा हूँ। अगर इन्होंने 10 एकड़ कहीं एक्वायर की है तो मुझे बता दें। रुकिए केवल जी रुकिए। आप डिबेट में शायद देर से आए थे, इसलिए जो बीजेपी की तरफ से आंकड़े बताए गए थे सही करके, वो आपने सुने नहीं। प्रवीण अत्रे जी, मैं चाहूंगी एक बार आप फिर से बता दीजिए, क्योंकि जो आरोप इनकी तरफ से लगाया जा रहा है 3 लाख से ज्यादा का वो जो कर्ज बता रहे हैं, एक बार आप इन्हें बता दीजिए कि बीजेपी की तरफ से क्या सफाई दी जा रही है इस पर। देखिए ऐसा मैं स्पष्ट कर देता हूँ, ऐसा है कि बाकायदा 98,000 करोड़ रुपया ये छोड़ के गए थे कर्जा प्रदेश के ऊपर। जीएसडीपी जब ये सत्ता छोड़ के गए थे मात्र 3,90,000 करोड़ रुपए थी। वर्तमान में जीएसडीपी दुगने से ज्यादा होगी, लगभग 8,76,000 करोड़ रुपए के करीब। और सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर ये बार बार चिल्ला-चिल्ली कर रहे हैं, वर्तमान सरकार ने जब बजट पेश किया करी 1,98,000 करोड़ रुपए का कर्ज, और जिसके अंदर प्रोविजन था 2.43 लाख, जो इन्होंने 324 बना दिया झूठ होने। और उसके अंदर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का लगभग 25% पहली बार फिक्स हुआ है। हाँ। जो मैं ये कह रहा हूँ, हुडा साहब एक झूठ लगातार बोल रहे थे कि जो कर्ज है वो जीएसडीपी का उनके कार्यकाल में 16% है, जबकि फिगर चेक कर लीजिए लगभग 25% था हुडा साहब के कार्यकाल में। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वो घट के लगभग 24% हुआ। राजस्व घाटा हुडा साहब के कार्यकाल में लगभग 2.76% और वर्तमान सरकार के टाइम में 1.40% राजस्व घाटा कम किया वर्तमान सरकार ने, फिजूल खर्चियां रोकी वर्तमान सरकार ने। अब बात ये कहते हैं कि लैंड एक्वायर की बात, इनका लैंड एक्वायर से इसका तात्पर्य है, देखिए अब इनका लैंड एक्वायर से तात्पर्य वो है जब हुडा साहब सत्ता में आए। अरे रुक जाइए, देखिए ऐसा है, लैंड एक्वायर से इनका क्या तात्पर्य वो समझा देता हूँ। इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में आए थे, गुड़गावा के अंदर लगभग 60-62 सेक्टर बने थे उसके पहले, और हुड्डा साहब के आने के बाद 125 तक सेक्टर पहुंच गए।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि लैंड तो आपने एक्वायर की, लेकिन एक सेक्टर बताइए जो सरकार ने बनाया हो, ये बता दीजिए। आपका लैंड एक्वायर करने का मतलब ये था कि किसान की जमीन सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 के नोटिस पे मिलो। नहीं होंगे तो इनको चुप कराइए भाई, इनको चुप कराइए। देखिए लैंड एक्वायर क्या होती है, इन्होंने गुड़गावा के 62 सेक्टरों से, अरे भाई इनको या तो इनकी वॉल्यूम डाउन कीजिए। देखिए इन्होंने गुड़गावा में 62 से 125 सेक्टर पहुंचाए, लेकिन एक भी सेक्टर सरकार ने नहीं बनाया। किसान की जमीन को इन्होंने हड़पा, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 लगा के और बिल्डरों को दे दिए। ये इनका तात्पर्य है लैंड एक्विजिशन से। जबकि वर्तमान सरकार ने लैंड एक्विजिशन के ऊपर पूलिंग पॉलिसी बनाई और सरकार ने यह प्रावधान किया कि जमींदार की जमीन वो अपनी मर्जी से पोर्टल बनाया गया, इससे किसान अपलोड करेगा, अगर वो देना चाहता है और अपने दाम अपलोड करेगा, सरकार उससे नेगोशिएट करके उसकी जमीन लेगी। इनकी तरह नहीं। योगेश जी का मैं रुख करूंगी। योगेश जी तमाम आरोप प्रत्यारोप आपने सुने, बीजेपी को भी सुना। सर आ गई, सॉरी रजवन जी आ रही हूँ आपके पास। एक बार योगेश जी से केवल जी रुक जाइए, केवल जी रुक जाइए। योगेश जी आपने कांग्रेस को भी सुना, आपने बीजेपी को भी सुना। समझना चाहूंगी सर, इसको थोड़ा समझाइए। केवल जी रुक जाइए। योगेश जी। सृष्टि जी, सबसे पहले तो मुझे सख्त ऐतराज है कि किसी को भी इस डिबेट में, चाहे मैं बैठा हूं चाहे कोई भी बैठा है, उसे कोई हक नहीं है एंकर को ये कहने का कि आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं या आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि एंकर की पावर क्या होती है। वो चाहे तो उसको उसी टाइम ऑफलाइन कर सकता है, और वो चाहे तो उसको ये कह दे कि जी आज के बाद हमारी तरफ से दुआ सलाम बाय बाय, आज के बाद आप मत आइएगा हमारे चैनल पर अगर आपको अफसोस है तो ये चीज हर किसी को भी, जो भी इस चैनल पे बैठा है उसको समझ में आनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अरे सर आप सर ऐसा मुझसे पंगा मत लो। आप मुझसे अभी ऐसी बेवकूफी करोगे तो आपसे बदतमीज आदमी हूं मैं। आपका दिमाग ठीक नहीं है, आंकड़े आप कोई दे नहीं पा रहे हैं। अरे तू बदतमीज होगा अपने घर में। अरे नहीं 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 केवल जी रुकिए। ये आप देखिए, आप हर किसी से बहस नहीं करेंगे और नहीं बेवकूफियां कहीं बाहर मत कर बैठना, बड़ी भारी पड़ जाएगी। इन चीजों में कुछ नहीं रखा है। योगेश जी आप फैक्ट पर बात कीजिए, छोड़िए उस बात को, आप फैक्ट पर बात कीजिए। मैं समझा रहा हूँ हु इज द बॉस ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है सर, उनकी समझ में नहीं आता है। अच्छा, मेरा कहना ये है, मेरा कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि जब हरियाणा बना, हरियाणा बनने के बाद सरकारें आती रही, पर जो अब ये लड़ाई कर रहे हैं, मैं चौटाला साहब तक के टाइम को छोड़ देता हूं, क्योंकि वहां पे उन पे किसी का इल्जाम नहीं है, बल्कि चौटाला साहब ने, हम जहां बैठे हैं गुड़गांवा में या गुड़गांवा का आसपास का डेवलपमेंट चौटाला साहब की वजह से बहुत अच्छा हुआ था। उसमें जेजेपी और इनेलो दोनों उस टाइम पे मिले हुए होते और बीजेपी भी मिली हुई होती थी उस टाइम पे। ठीक है, ये उस टाइम का ये एक्वायर किए हुए हैं। उसके बाद जो उस समय थी नहीं थी, जेजेपी नहीं थी सर। ओके, आई एम सॉरी, मतलब मैं इनेलो को ये श्रेय दे देता हूं कि भाई इनेलो को श्रेय जाता है कि इनेलो ने उस टाइम पे वाकई डेवलपमेंट किए थे। उसमें इल्जाम तो चलो, जो काम होगा तो इल्जाम लगाते रहेंगे लोग बाग, ठीक है। उसके बाद लेकिन बीजेपी भी थी, ये तो मान लो फिर आप अपने साथ, तो बीजेपी और आप लोग एक साथ होते थे, तो इन लोगों ने उस टाइम पे बहुत अच्छे काम किए थे। अब होता क्या है, जब भी डेवलपमेंट होती है तो एक काम होता है पाइपलाइन में चलता रहता है। उस पाइपलाइन के अंदर जो काम होंगे वो जाहिर है कि अगर आपको मौका मिलेगा तो आप उसे पूरा करेंगे। आपको मौका जनता ने नहीं दिया, आपको नकार दिया, तो जो भी अगला आदमी आएगा वो उसको पूरा करेगा और उसका पूरा श्रेय लेगा, और उसके बाद अगले काम के लिए वो फीता काटेगा। अगर जनता ने उनको नकार दिया तो अगली बार आप या कोई और XYZ आएगा, वो उसको पूरा करेगा और वो फीता काटेगा उसका। तो ये तो एक परंपरा है। इसमें किसी पे भी इल्जाम लगा देना, ये कह देना कि हमने ये डेवलप किया, हमने ये डेवलप किया, आपका उस टाइम पे समय था, आपने किया। पर मेन जो लड़ाई है जिसपे वो बात नहीं कर रहे हैं ये लोग, मेन ये लड़ाई है कि ये 3,28,000 वाला आंकड़ा कहां से, ये सच भी है या नहीं भी है। नंबर 1 पार्ट। नंबर 2, जैसे अत्रे साहब ने आंकड़ों के हिसाब से बताया है कि जी आपका 70,000 तो आपने कहा था और 28,000 करोड़ जो है आपने दिखाया ही नहीं, ठीक है, जो कि बिजली वाला बताते हैं ये। तो ओवरऑल वो 98 करोड़ का करीब उस टाइम पे था कर्ज। ये उनको ये मना करें, आंकड़ों के हिसाब से नहीं जी ये था, ये हमने यहां शो कर रखा, ये बताएं। अब उसके बाद की जो ये बात कर रहे हैं बजट की, और इनकी जो बातें होती हैं बजट में, हम एक आगे बजट जो एक्सपेक्टेड बजट है हम वो तैयार करते हैं। उसमें कहीं से ये भी जरूरत पड़ सकती है कि हमने कुछ उधार ले लिया, या ये भी पड़ सकती है कि हमारा बच गया।
तो अल्टीमेटली जब साल का एंड आता है तो हमें पता लगता है कि हमारा एक्सपेक्टेड हमने ये प्लान किया था और हमारे बजट में से ये पैसा बच गया है, ये हमें फायदा हो गया है या हमें और लेना पड़ गया तो हम इसमें चले गए हैं। मैं फिर बार बार एक बात समझा देना चाह रहा हूं या कह देना चाह रहा हूं कि दुनिया की इकोनॉमी बिना कर्ज के नहीं चलती है, किसी भी स्टेट की चलती है, किसी घर की नहीं चलती है। आज के दिन अदानी अंबानी पे सबसे ज्यादा कर्ज है, इसका जिक्र नहीं करेंगे, और वो सबसे ज्यादा रईस है दुनिया के। अब इस बात को अगर ये समझे तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मेरे हरियाणा का कोई भी आदमी XYZ कोई हो चाहे, अगर उसको इकोनॉमिक्स की इतनी नॉलेज है और वो बहुत अच्छा काम कर सकता है तो उसे आके कर्ज लेके और देश हरियाणा को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। मैं उससे सहमत हूं। अब इनका जो भी इल्जाम है, राजनीतिक इल्जाम है, लगाएंगे, लगने चाहिए, लगाओ आप, लेकिन उसको साबित भी करो, क्योंकि जनता तो सबूत मांगेगी ना आपसे। और ये कानून भी कहता है कि अगर मैंने इल्जाम लगाया है तो मैं भाग नहीं सकता, कोर्ट में मुझे ही साबित करना है, सारे प्रूफ मुझे ही देने हैं। बस इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर ये भी एक करूंगी आपसे कि क्या वाकई आर्थिक संकट में है प्रदेश? नहीं लेकिन उससे पहले नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। रजवंत जी का रुख करूं। रजवंत जी, सॉरी सर, आपको टाइम कम दिया, अब आप बात रख सकते हैं लेकिन अपनी। कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट एक यही है कि कोई भी साथी अगर बीच में ना बोले तो 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर लेता हूं। बिल्कुल सर, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर किसी की भी समझ में नहीं आता। मैं योगेश जी का धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने सही बात को सही कह दिया। अक्सर में लोग मानते नहीं है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने शासनकाल में क्या काम किया। इस चीज में कोई बताने की जरूरत नहीं है कि गुड़गांव किसने बसाया था, बावल IMT किसने बसाया था, विश्व स्तर पर किसकी वजह से हरियाणा को जाना जाता था। तो ये चीजें आज भी जनता जानती है। और जो बात अभी कर रहे थे, घोटालों की बात कर रहे थे या जो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, तो ये हकीकत है कि इस सरकार में जितने घोटाले हुए हैं इतने घोटाले पहले भी कभी भी नहीं हुए। पहले कमीशन खोरी होती थी, अब ये घोटाले होने लगे। जैसे अभी एक ताजा घोटाला सामने आया था जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, गुड़गांव में भी घोटाला हुआ था, फरीदाबाद का 200 करोड़ का घोटाला आया था, इसमें कोई काम नहीं हुआ और खाली पेमेंट कर दी गई। तो ये घोटाले शायद ये उसी विकास की देन है जिनकी ये चर्चा करते हैं। आज शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी शायद इसी वजह से बिखर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आज उनसे ज्यादा झूठ बोल रही है। जितनी झूठ वो बोलते थे, आज कांग्रेस उनसे ज्यादा बोल रही है झूठ, इसलिए उनको लग रहा है। आज की हालात ये है प्रदेश की कि कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हरियाणा की जनता तो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर ही रही है। आज चुने हुए प्रतिनिधियों को उनको सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर पा रही। तो हालात देश और प्रदेश के क्या है ये सभी जानते हैं, भली बात। लेकिन रजवंत जी, कांग्रेस तो आज खुद मुद्दे उठा रही है, शराब घोटाले का जिक्र कर रही है, फार्मेसी का घोटाले का जिक्र कर रही है। मैं आज वही चीज मैं बता रहा हूँ। ये घोटालों की जो चर्चा चल रही थी, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इन घोटालों को पूरा उजागर किया है। जब भी कोई बात होती है मीडिया के मार्फत या जनता के बीच में जाकर उन्होंने घोटालों को उजागर करने का काम किया है। अभी भाई एक जेजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथी बैठे हैं, जब वो इंडियन नेशनल लोकदल में थे तब भी उन्होंने एक दवा घोटाले का मामला उठाया था और आरोप लगाया था। लेकिन अब वो सरकार में बैठ गए तो वो घोटाले क्या खत्म हो गए या घोटाले में पाक साफ हो गए? तो ये चीज जरूर बतानी चाहिए। ये नहीं है कि अगर हम सत्ता में बैठ गए तो उन चीजों को दबा देंगे। असल में ये लोग जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, सत्ता सुख झेलने के लिए, सुख भोगने के लिए। लेकिन आज जो धरातल पर जो कोई भी काम नहीं हो रहा, उसका खामियाजा हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ रहा है। असल में कर्ज से हमें कोई आपत्ति नहीं है, जैसे कि योगेश कौशिक जी ने बताया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कर्ज से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसका रिजल्ट तो जनता को दिखना चाहिए, धरातल पर कहीं दिखना चाहिए। आज धरातल पर कुछ भी नहीं है और हरियाणा के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो कब तक हरियाणा की जनता झेलेगी? झेलना तो लास्ट में उसको जनता को भुगतना पड़ेगा ना। सरकार तो ये कहते हैं कि हमारे पास इतना कर्ज है, लेकिन वो कर्ज हरियाणा सरकार पर नहीं है, वो हरियाणा के एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज है। अजय जी, कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन इस्तेमाल का हो रहा है वो दिखना भी चाहिए। क्या लगता है विपक्ष को वाकई नहीं दिख रहा या देखना नहीं चाह रही? नहीं, देखिए मैं तो एक चीज का तथ्यहीन बात करते हैं। देखिए एक बात योगेश जी ने जरूर कही कि वो किस प्रकार से खर्च हो रहा है, वो लोगों सरकार का दायित्व भी मिलता है और सरकार को बताना भी चाहिए लोगों को, और लोगों के ध्यान में होना चाहिए, लोगों को नॉलेज में होना चाहिए कि उनके गाड़े खून पसीने की कमाई को सरकार कहाँ खर्च कर रही है और हरियाणा प्रदेश की प्रगति और उन्नति के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाए। देखिए मैं भी एक चीज कहना चाहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ जो हमारी थी वो हरियाणा की 7% थी 2005 में। हुड्डा साहब की सरकार गई जब उसको 5 तक ले आए थे। हुड्डा साहब की सरकार जब गई तो उसको 5% तक ले आए थे। इनफैक्ट जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर हमारा हरियाणा प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर को मानते हैं, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, जो इंडस्ट्रीज आई है, उसके अंदर भी
12 से 13% की डिक्लाइन, ग्रोथ के अंदर डिक्लाइन हुई थी उदारीजम के दौरान, जबकि इंडस्ट्रीज तो बढ़नी चाहिए थी। ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, ये बार बार कह रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या मैं इनसे कहना चाहता हूँ, एक भी सेक्टर सरकारी अगर इन्होंने काटा हो, एक भी सरकारी सेक्टर नहीं सर, आप उनको काम गिनवा दीजिए ना। वो बार बार यही जानना चाह रहे हैं कि आपने काम क्या करवाए, काम गिनवाओ की वो बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, काम गिनवाओ सृष्टि जी, मैं आपके लिए बता दूं कि जो रोड नेटवर्किंग आज बनी है, जो इनके राज से पहले शुरू हुए थे काम, उनको भी इन्होंने बंद कर रखा था। आज जो रोडों की कनेक्टिविटी हो रही है, जिस प्रकार से खरगोदा को डेवलप किया जा रहा है, जिस प्रकार से ये लोग कह रहे थे कि भ्रम की स्थिति फैला रहे थे कि इंडस्ट्री पलायन कर जाएंगे हरियाणा से, मारुति पलायन कर जाएंगे, लेकिन मारुति ने तो अपनी बहुत बड़ी यूनिट खरगोदा के अंदर लगाई। कितने सारे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। ये जो रोडों का नेटवर्क बन रहा है, जो प्रत्येक जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की बात है, जिस प्रकार से आज नए नए रोड, नए नए हाईवेज बनाए जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, ये सारे देखिए, आदमी अतीत से सीखता और भविष्य की कल्पना करता है। ये हम लोगों ने यहाँ नहीं, सिर्फ यूरोप में भी, आप किसी भी देश में जाएंगे वहां देखेंगे जहां बेहतर कनेक्टिविटी होगी, यातायात के साधन बेहतर होंगे, वहां वो प्रदेश जरूर तरक्की करेगा। ये नए रोड बन रहे हैं, इससे सारी इंडस्ट्रीज आएंगी। अब गुड़गांव के आसपास देखिए किस प्रकार से नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं। झज्जर के अंदर वेयर हाउस सेक्टर कितने आ रहे हैं। ये क्या सरकार के प्रयास है? ये लोग तो मजाक उड़ाते थे जब बात करते थे। दूषण जी कहते थे कि इन्वेस्टमेंट हरियाणा प्रदेश के अंदर आएगी, लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर फैक्ट्री लगा करके खुश है। ये सारी चीजें आई हैं, ये देखिए अपने साथ डेवलपमेंट लेकर के आएंगी। अब झज्जर के अंदर इतने वेयर हाउस है, मैं झज्जर से आता हूँ, मैं कहता हूँ हजारों लाखों बच्चे उनके अंदर नौकरियां कर रहे हैं। खरगोदा के अंदर मारुति का प्लांट आएगा तो 18,000 नौकरियां मिलेंगी, वो हरियाणा प्रदेश के बच्चों को मिलने वाली है। ये जो नए हाईवे हरियाणा प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, इनसे सभी मैं मानता हूँ डेवलपमेंट होगी। ठीक है, और ये डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर किसी भी ईयर की अगर वो कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट फैक्ट्स पर करना चाहते हैं, तो मैं किसी भी ईयर की उनके अंदर कितनी घटत हुई या बढ़त हुई, मैं उसको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ उनको डाटा दे सकता हूँ। क्योंकि अभी समय कम है, इसलिए फाइनल कमेंट लूंगी सबसे। केवल ढींगरा जी, देखिए, आईएनएलडी जिस समय सरकार में थी उस समय टोटल बजट हरियाणा का सिर्फ 2300 करोड़ था। 2300 करोड़ में इन्होंने कितना काम किया ये बता रहे थे अभी। बीजेपी और इन्होंने आईएनएलडी ने मिलकर बड़े काम किए। 2300 करोड़ कुल बजट था हरियाणा का। और जब हमारी सरकार गई, जब 2005 में आई थी 2300 करोड़ था, जब हमारी सरकार गई 38,000 करोड़ बजट था। वो पैदा कांग्रेस ने किया, तभी इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बने। और दूसरी बात सुन लीजिए, इन्होंने कोई काम 10 एकड़ भी अगर जमीन एक्वायर करके कोई प्रोजेक्ट लगाया हो अपना, बीजेपी की 8 साल की सरकार ने, तो जो कहेंगे वो मानूंगा। एक भी प्रोजेक्ट नहीं लगाया। 2.25 लाख करोड़ इनके मुताबिक, 98,000 करोड़ कह रहे हैं हमारा कर्जा, हम 60,000 करोड़ कह रहे हैं, ये 98 मान रहे हैं, मैं भी 98 मान लेता हूं। 3,24,000 करोड़ में 2,24,000 करोड़ अगर इन्होंने 10 एकड़ भी जमीन कहीं एक्वायर की हो तो मुझे बता दे। बसों के ऊपर, हरियाणा रोडवेज की बसों के ऊपर बोर्ड लगा रखे, 28 महाविद्यालय खोले। मुझे बता दे एक महाविद्यालय कोई इन्होंने बनाया हो, कोई खोला हो, बता दे। बसों के पीछे पब्लिक रिलेशन की एड लग रही है, 28 महाविद्यालय खोले हरियाणा रोडवेज की। झूठी एड लग रही है बसों के पीछे, 28 महाविद्यालय खोले। मैं आपको भेज दूंगा वो एड, आप देखना उसके ऊपर और चेक करना कहां खोले वो 28 महाविद्यालय। ये जो झूठ बोलने की प्रक्रिया है, ये बीजेपी, जेजेपी, ये सारे इन्हीं का ही काम है। ठीक है सर, आपकी इस बात पे प्रवीण अत्री जी से फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। प्रवीण अत्री जी प्लीज कम शब्दों में बात रखिएगा। देखिए, इन्होंने खुद माना कि जब इनकी सरकार गई तो बजट था 38,000 करोड़, इन्होंने स्वयं माना है। और आज जो पिछला बजट पेश हुआ वो कितने का पेश हुआ? 1.5 लाख करोड़ रुपए का। अब देखिए कि बजट में कितना इंक्रीज हुआ पिछले 7.5 साल में। इससे पता लगता है कि आर्थिक विकास कैसे होता है। जीएसडीपी का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। ये कहते हैं कि महाविद्यालय, जब इनकी सरकार थी कितने महाविद्यालय थे प्रदेश में, एक बार पूछिएगा आप सही, ये बताएं तो। दुगने हो चुके हैं, डबल, 32 से 64 हो चुके हैं।
लेकिन ये तो बता दें इनकी सरकार के दौरान कितने महाविद्यालय थे। अरे साहब बार बार झूठ बोलते रहोगे, ये तो मुर्गे की 3 टांग वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, योगेश जी से ले लेती हूँ फाइनल कमेंट। 24,000 की फिगर का तो बता दें। सृष्टि जी नहीं सर टाइम कम है इसलिए प्लीज नहीं मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी। योगेश जी फाइनल कमेंट इसके साथ बता दीजिए कि क्या वाकई आर्थिक संकट में है प्रदेश? नहीं, देखिए आर्थिक संकट में नहीं है। हरियाणा पहले नंबर 1 कहते थे, वो नंबर 1 अगर कोई नहीं मानता तो उसके आसपास रहा है, आज भी है। और हरियाणा में इतनी संसाधन है हमारे अपने खुद के कि हम कभी भी डूबने वाले नहीं हैं। तो इसलिए ये ऐसा एक औरा तैयार करने की कोशिश करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, हो सकता है ऊपर नीचे चलता है, चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर ये हरियाणा जो है ये हमेशा डेवलप करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी सी है, दिल्ली के नजदीक है, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी भाई जेजेपी वाले गुलियर जी ने बोला कि जो भी ये यहाँ पे इतने सारे जो साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि वेयर हाउसेस से जल्दी दिल्ली या एनसीआर में सारा का सारा माल जा सकता है। और खरखोदा में जो प्लांट लग रहा है उससे मैं 100% सहमत हूं। वो पहले प्लान ये था कि गुजरात शायद जाएंगे, और तो अब वो नहीं जा रहा है। और तीसरी बात और बता देता हूं मैं, जो केएमपी वाली है, मैंने जापान देखा है, मैं जापान में घूमा हूं, तो जो केएमपी की प्लानिंग है वो इतनी अच्छी प्लानिंग और इतनी बड़ी प्लानिंग है, अगर वो 10 साल 15 साल या 20 साल में भी अगर वो डेवलप हो गया ना, उसके दोनों साइड में ये कहा गया है कि 1-1, 2-2 किलोमीटर तक वहां कोई और काम नहीं होगा, वहां पे इंडस्ट्रियल हब तैयार होगा। अब ये लोग एक पॉजिटिव और ऐसी बातें अगर करें और आगे सजेस्ट करें तो मजा आता है। एक क्रिएटिव अपोजिशन का काम करें, मतलब उसमें अच्छा लगेगा सबको। तो अगर ऐसी बातें करेंगे तो फिर ये एक दूसरे को झूठा कहते रहेंगे। चलिए ठीक है, अजय जी फाइनल कमेंट कम शब्दों में सर। 10 एकड़ एक्वायर की है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 10 एकड़ एक्वायर की है, 10 एकड़ 8 साल के अंदर, इन्होंने 8 साल के अंदर 10 एकड़ एक्वायर किया तो मैं मान जाऊंगा। चलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। रोक रही हूँ आप सभी को जिनको समय कम मिला, उनसे बहुत माफी चाहूंगी यहाँ पर, लेकिन अब समय ज्यादा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए विपक्ष ने वार किया, इधर सरकार की तरफ से भी पलटवार आ गया है और यहाँ पर कर्ज को लेकर कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को घेरते नजर आए हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।